ठीक है, तस्वीरें दिखाई पड़ती रहेंगी। जितेंद्र मेरे साथ, मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हिसार के आप भी रहने वाले हैं जितेंद्र, और हिसार से ही सावित्री जिंदल अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रही हैं। सावित्री जिंदल और हिसार, ये क्या रिश्ता है जो उनको इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है? देखिए, सावित्री जिंदल पुराना चेहरा है, पुराना परिवार है, औद्योगिक परिवार है। जिंदल इंडस्ट्रीज के नाम से उनकी इंडस्ट्रीज हैं और सबसे अमीर महिला भी है वो, अगर हम बात करें एशिया की 270 तो करोड़ रुपए उनका उन्होंने अपना दिखाया है बिल्कुल रिकॉर्ड। बिल्कुल राजीव। और उनके एक बेटे हैं नवीन जिंदल जो कि सांसद हैं। उनके जो बड़े बेटे हैं सज्जन जिंदल, वो बड़े उद्योगपति हैं और उनकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी है, वो स्पोर्ट्स के अंदर भी हैं। और हिसार से अगर हम बात करें तो हिसार से उनका काफ़ी पुराना नाता है। ओम प्रकाश जिंदल जो कि उनके पति हैं, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन वो पहले भी वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वो मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा सरकार के अंदर और काफ़ी उनका रुतबा एक तरह से कह सकते हैं हिसार के अंदर है। इस बार जो है वो कांग्रेस से किनारा करके वो बीजेपी में शामिल हो भी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर जब उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि बीजेपी से जो टिकट दिया गया था वो पुराने नेता हैं हिसार के कमल गुप्ता, उनको दिया गया था, तो इसी वजह से उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया था। अब आप इसको ये देखिए कि भले ही सावित्री जिंदल जीती हो, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि जो सावित्री जिंदल है वो बीजेपी को ही समर्थन देगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो जाए, तो जो टिकट है, ये जो जीत है, ये बीजेपी के खाते में ही से मान के चलिए, क्योंकि उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के ही सांसद हैं। तो आप इसको ऐसे मत मान के चलिए कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं या किसी और पार्टी से, उसे आप बीजेपी का ही मान करके चलिए। और हिसार से क्योंकि उनका पुराना नाता है और इस बार क्योंकि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी कि कमल गुप्ता जो कि बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, वो इतने पुराने नेता हैं कि प्लस वन मान के चला जाए बीजेपी की काउंटिंग को। जितेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान के बीच में चर्चा हुई। इस दौरान विप्लव देव भी इस चर्चा में शामिल रहे। सैनी के विधायक दल का नेता चुने जाने की अब पूरी संभावना है और नायब सिंह सैनी अगले 5 साल हरियाणा का अपना कार्यभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री पद का ये तय हो गया है। करीब करीब विधायक दल की बैठक होगी, एक औपचारिकता मात्र होगी। नायब सिंह सैनी का उसमें नाम चुना जाना, ये साफ हो गया है कि वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जितेंद्र, एक तीर से दो शिकार। नायब सिंह सैनी का नाम बिना किसी देरी के, बिना किसी हीला हवाली के, कोई चर्चा, कोई बैठक, इससे पहले की संभावनाएं लोग तलाशें, बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद पे जाएंगे और कोई नहीं तो सोचे भी ना और बात भी ना करे। राजीव, ये पहले ही तय हो गया था जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटा करके केंद्र में ले जाया गया था और नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई थी। तो ये उसी दिन तय हो गया था कि जो अगले नेता हैं हरियाणा में वो नायब सिंह सैनी हैं। उस दौरान उनको, हालांकि समय कम था तो मार्च में ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो थोड़े समय के लिए ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के जो कामकाज के तरीके हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप ये कहें कि सरकार के अंदर भी और लोगों में भी किसी न किसी तरह की नाराजगी थी। उसको दूर करने के लिए ही ये चेहरा बदला गया था और नायब सिंह सैनी के नाम पर पहले भी, यानी कि अगर हम बात करें तो चुनाव में जाने से पहले भी ये मोहर लगा दी गई थी कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे वो नायब सिंह सैनी ही होंगे और जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है ये भी उन्हीं के चेहरे पर और नाम पर लड़ा जा रहा है। अब जैसे नतीजे आए हैं तो इससे साफ हो गया कि हरियाणा के लोगों ने नायब सिंह सैनी को और बीजेपी सरकार को तीसरी बार स्वीकार कर लिया है और नायब सिंह सैनी ही इस सरकार का चेहरा है। और ये तीसरी बार पर अभी जोर दिया। मुझे याद आता है, जितना मैंने पढ़ा है, शायद 50 साल बाद कोई सरकार लगातार 3 बार चुनकर हरियाणा में सामने आई है। और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि बीजेपी सरकार पहली बार अपने दम पर आई थी 2014 में और ये भी एक इतिहास ही है कि एक तरह से कहा जाए अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है कि वो 2014 के बाद से अब तक लगातार सत्ता में बनी हुई है। ये हरियाणा में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि
इससे पहले कोई भी अगर पार्टी की सरकार रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगातार टर्म उसने निकाले हैं हरियाणा के अंदर। ये लेकिन बीजेपी ऐसी सरकार पार्टी है जिसने 2014 में जब वो अपने दम पर पार्टी जो है सरकार में आई, उसके बाद से वो अब तक सत्ता में बनी हुई है। पहले 10 साल एक तरह से कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने निकाले और अब नायब सिंह सैनी जो है इस सरकार का चेहरा है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में की है और इसी वजह से वो तीसरी बार सरकार में आई है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है राजीव, वो ये है क्योंकि इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, एक कुछ समय तक भजनलाल जरूर रहे हैं, उससे पहले भगवत दयाल शर्मा भी रहे हैं, लेकिन वो कम समय तक रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हरियाणा में बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर जाट ही रहे हैं, जाट नेता ही रहे हैं, चाहे वो चौटाला सरकार की अगर हम बात करें, चाहे वो कांग्रेस सरकार की अगर हम बात करें। और उसमें जो सबसे बड़ा आरोप इन दोनों के ऊपर लगता रहा है वो लगता रहा है कि जो इन्होंने सरकारी नौकरी देने में धांधलियां की है। ओम प्रकाश चौटाला जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो तो सरकारी नौकरी देने के आरोप में 10 साल की सजा भी काट सही चुके कह हैं। रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं, ईडी के केस चल रहे हैं और उनके जो 2-3 नेता हैं उनके ऊपर भी ईडी के केस चल रहे हैं। तो यानी कि कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं जो कि पुख्ता हैं और चौटाला सरकार के जो मुखिया थे वो तो सजा भी काट के आ चुके हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो रहा है बीजेपी सरकार का वो ये है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के उन्होंने सैकड़ों युवाओं को नौकरी दी है और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा राजीव मैं जो बात करूं कि उन्होंने जो तबादलों के अंदर जो विधायकों की, सरकारी अफसरों की या नेताओं की जो चला करती थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। यानी कि जो जितने भी ट्रांसफर्स होते थे उसके लिए बाकायदा पोर्टल बना दिया गया था। उसमें जिस भी कैंडिडेट को अगर ट्रांसफर चाहिए होता था वो अपनी रिक्वेस्ट डालता था और एक जेन्युइन तरीके से, यानी कि बिना किसी सिफारिश के जेन्युइन तरीके से वो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ करती थी। तीसरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को, यानी कि अगर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कोई बनना चाहता है तो इससे पहले उसके लिए पैसे देना पड़ता था, विधायकों की सिफारिश होती थी, नेताओं की सिफारिश चलती थी। लेकिन अब जो पोर्टल बना दिया गया है उसमें कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकता है और जेन्युइन तरीके से, यानी कि बिना किसी सिफारिश के कोई भी व्यक्ति सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है और अपना काम शुरू कर सकता है। तो ये कुछ बड़े अचीवमेंट्स हैं जो बीजेपी सरकार ने किए हैं और इसी का फायदा है कि जो लोगों ने खुल करके वोट दिया है और तीसरी बार बीजेपी सरकार को हरियाणा में लेकर के आए हैं। आप अगर पूरे वोट बैंक की बात करो तो कहीं ना कहीं जो नॉन जाट सेक्शन था वो इस बात से कहीं ना कहीं खफा था, नाराज था कि जाट जो मुख्यमंत्री रहे हैं कहीं ना कहीं उस सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार हो या आईएनएलडी की सरकार हो, उसमें कहीं ना कहीं जाट जो समुदाय है उसको प्रमुखता दी जाती थी। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार और जो कहीं ना कहीं जो जाट जो समुदाय है उसको जो प्रमुखता जो दी जाती थी और जो नॉन जाट सेक्शन था हरियाणा का, जो एक बड़ा सेक्शन है जिसको अभी तक की सरकारें इग्नोर कर रही थी, यानी कि उसको नज़रअंदाज कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एकजुट हुआ है इस बार भी और उसने ये देखा है कि भ्रष्टाचार को निश्चित तौर पर इस सरकार ने रोका है। और इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं कि 2014 और 2024 ये जो परिणाम देख रहे हैं जिसके अंदर 2014 के रिकॉर्ड को भी तोड़ करके इस बार 50 सीट जीत रही हैं और उसका नंबर जो है वो आगे बढ़ने की संभावना ही है। तो ये कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही थी, कोई भी व्यक्ति जो है ट्रांसफर पोस्टिंग आराम से अपनी लेकर के जाता था, पोर्टल में रिक्वेस्ट डालता था और उसी के हिसाब से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। कोई बिचौलिया का इसमें प्रावधान नहीं था, ना ही किसी विधायक की सिफारिश थी, ना ही किसी नेता की सिफारिश थी, ना ही किसी बड़े अफसर की चल रही थी इसके अंदर। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, तो पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराता था और वो आराम से अपना काम शुरू कर सकता था। तो ये कुछ बड़े अचीवमेंट्स हैं जो इस बीजेपी सरकार ने किए हैं और उसी का फायदा अब बीजेपी को सरकार को मिला है और वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार। जितेंद्र, एक सवाल और आपसे, क्योंकि आप हरियाणा को बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं आदमपुर सीट की बात करने जा रहा हूँ। बिश्नोई परिवार की पारंपरिक सीट कही जाती है और कहा जाता है यहाँ से पार्टी कोई भी क्यों ना हो, जीतता बिश्नोई परिवार ही है। लेकिन हमारे संवाददाता महेंद्र माही बता रहे थे कि भव्य बिश्नोई करीब 2050 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है।
क्या ये सही अंतर है या फिर इस बार इन कयासों में कि शायद जिस तरह के एग्जिट पोल आए उसके अनुसार कहीं भव्य बिश्नोई की भी ये सीट खतरे में तो नहीं दिखाई पड़ रही? ये अंतर एक बहुत कम अंतर है। देखिए, जो भव्य बिश्नोई हैं वो भजनलाल के परिवार से आते हैं। भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे चंद्रमोहन जो कि पंचकुला से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके छोटे बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि पहले वो सांसद भी रह चुके हैं, और चंद्रमोहन बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भजनलाल परिवार का जो राजनीतिक परिवार है वो दो जगह बटा हुआ है। बड़ा बेटा कांग्रेस के साथ है, छोटा बेटा बीजेपी के साथ आ गया। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई ने अपनी पार्टी भी बनाई थी, हजका पार्टी बनाई थी जो कि कांग्रेस से अलग होकर के बनाई थी। और अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो आदमपुर से वो आते हैं। हिसार का जो इलाका है पूरा वो बिश्नोई उसमें समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर, प्रभाव वहाँ पर रहता है। आदमपुर की अगर हम सीट की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि भजनलाल परिवार से वो सीट जुड़ी हुई है। अंतर हो सकता है, कभी कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन बिश्नोई परिवार से, यानी कि मैं अगर बात करूं भजनलाल परिवार से, आदमपुर के जो लोग हैं वो हमेशा से जुड़े रहे हैं। एक दो बार जरूर निश्चित तौर पर इसमें हार का सामना भी करना पड़ा है, या वोटों में कहीं ना कहीं कम अंतर से जीत उनको मिली है, उसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ाव जरूर है, बना हुआ है। जुड़ाव आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार के साथ लगातार बना हुआ है। भव्य बिश्नोई जिन्होंने पिछले उपचुनाव में जीत हासिल की थी बीजेपी के टिकट पर, एक बार फिर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था क्योंकि अब ऐसा माना जा सकता है कि सब कुछ कंसोलिडेशन हो चुका है, अब कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। हरियाणा में जो आंकड़े हैं इनमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, बहुत वो भी माइन्यूट, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा कोई चेंज नहीं। मैं इन आंकड़ों को देख रहा था और आपसे ही समझूंगा, जो शहरी सीटें हैं, जहां पर जो शहर हैं, अगर 30 सीटें केवल शहर के इलाके की देखी जाएं तो यहां पर बीजेपी को खासी बढ़त मिली है। 21 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीती है। माना जाए जो शहरी सीटें हैं वहां पर बड़ा समर्थन बीजेपी के हाथ हासिल लगा है, और गांवों के इलाके में भी टक्कर किसी की बढ़त की ना भी मानी जाए तो बराबर की रही है। तो बीजेपी ने अंदर खाने बड़ी चुनौती पेश कर दी। राजीव, बीजेपी को हमेशा शहरी वोटों की पार्टी कहा जाता था। उसको हमेशा से कहा जाता था कि जो व्यापारी वर्ग है, या फिर नॉन जाट वर्ग है, या फिर जो उच्च समुदाय के जो है, जैसे ब्राह्मण, बड़िए, वैसे जो इस समुदाय के जो लोग हैं वही उनको वोट करते हैं, तो इसीलिए शहरी पार्टी उनको कहा जाता था। लेकिन हरियाणा के अंदर उन्होंने इस मिथ को तोड़ा है। शहर के वोट तो बीजेपी के पास आ ही रहे हैं, इसके अलावा गाँव के अंदर भी उनका जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा बन गया है। आप उनको अगर देखेंगे तो उन्होंने शहर के अंदर भी अपने अच्छे वोट बैंक बनाए हैं, और यही वजह है कि बीजेपी जो है तीसरी बार सरकार बना रही है। शहर और गांव के बीच की जो दूरी थी वो बीजेपी ने पाटी है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो गांव के अंदर अगर हम बात करें तो आप जाट और नॉन जाट इलाकों की अगर हम बात करेंगे, जिन जिन सीटों की भी आप बात कर रहे हैं, शहर से लेकर के अगर गांव में जाएंगे तो उस वोट बैंक की वजह से ही बीजेपी आज तीसरी बार सत्ता में है। अच्छा जितेंद्र, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आप न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारी चीज़ें आपके सामने। एक बड़ा अच्छा जुमला इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जितेंद्र, और आप थोड़ा चटखारे लेकर, मुझे पता है दर्शकों को बता पाएंगे। वो ये है कि बद्रीनाथ और अयोध्या हारने के बाद आखिरकार वैष्णो देवी जी की सीट बीजेपी ने जीत ली, और बद्रीनाथ अयोध्या हारने के बाद बड़े सवाल उठे थे कि इस धार्मिक भावना को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी उन जगहों पर कुछ नहीं कर पाती है जहां सबसे बड़े धर्म स्थल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो पिछले लिहाज से अगर इस बार देखा जाए, भले बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए राजीव, इसको तो ये कहा जाएगा कि नवरात्रे चल रहे हैं और माँ का आशीर्वाद जो है बीजेपी पार्टी को मिल चुका है, और जय माता दी का जो नारा है, वो जो जयकारा है, वो जोर से बीजेपी लगा रही है। हरियाणा में तो सरकार बना ही ली है। अगर आप जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो करीबन 26 से 29 सीटों के बीच लगभग जो है बीजेपी जीतने जा रही है जम्मू के अंदर। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वहाँ पर हार रही है। बीजेपी वहाँ पर अच्छा जो है
प्रदर्शन कर रही है। और कोई अचंभा नहीं होगा अगर माता का आशीर्वाद रहा, क्योंकि माँ वैष्णो देवी सीट जीत ली है, तो हो सकता है वहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में भी हो जाए। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हरियाणा में भी जिस तरह से एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कि हरियाणा जो है बाहर हो रही है, 20 से 25 सीटें आ रही हैं, लेकिन आज देखिए करीब 50 सीटें जो है बीजेपी जीतने जा रही है। तो वहीं आप हरियाणा में तो जीत ही रही है, हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आ जाए। मैं एक बार फिर से हरियाणा की तरफ लौटता हूं, क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं और मेरे दर्शक आपके जरिए बहुत बेहतरीन समझेंगे। बड़ी अजीब बात है, कई सारी सीटों का अब तक का हार जीत का अंतर भी सामने आने लगा है। असंध 209 मार्जिन रहा है, रोहतक में 302, डबवाली में 407, होडल में 477, महेंद्रगढ़ 582, लोहारू 792। इतना कम मार्जिन, यानी एग्जिट पोल को भी हम नकार नहीं सकते, भले एग्जिट पोल फेल हुए हों। ये बहुत नजदीकी रहा है सब कुछ। हमने अभी लाट पे आपको भी पता है, हमने लाट पे जाना। 1 मिनट का टाइम नहीं देखिए कॉमन दर 100 में दे दीजिएगा सर।